morning students. Welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you refraction of light, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन आपके सिलेबस में पहले था, वो हटा दिया गया है। उसमें एक अनट्रांसपेरेंट मीडियम की जरूरत होती थी, अपारदर्शी माध्यम की, जबकि यहाँ पर अपवर्तन में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की जरूरत होती है। दो मीडियम होते हैं, यहाँ भी दो मीडियम परावर्तन में भी होते थे, लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। मीन्स जो लेयर है यहाँ पर दो मीडियम की, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एयर है, यहाँ पर वाटर है, तो इनकी जो लेयर होनी चाहिए, दोनों की जो सरफेस होनी चाहिए जहाँ पर ये संपर्क कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। तो जब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी स्पीड जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, उसकी चाल बदल जाएगी, और चाल बदल जाने के कारण ये रेज जो है ये सीधे ना जा करके किसी तरफ झुक जाएगी। ये जैसे कि यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अभिलंब खींच दें, तो ये सीधे ना जा करके या अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है कि जब प्रकाशिक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। विचलन इस पे डिपेंड करता है कि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। यहाँ पर ये मान लीजिए एयर है, तो ये एयर है, यहाँ पर विरल माध्यम है, रेयर है, विरल माध्यम, और ये वाटर है, ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। सघन और विरल जानते हैं, पहचान पाते हैं सघन और विरल। विरल माध्यम में जहां पर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होती है, जहां पर मीडियम में जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, उसको विरल माध्यम कहेंगे। सघन माध्यम जहां पर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होगी और बहुत ही पास पास होंगे। जैसे कि एयर है, इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हो या फिर एयर पार्टिकल्स हो, क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तो ये विरल माध्यम हुआ। और वाटर इसमें सघन माध्यम हुआ। ऐसे अगर हम कहें शहद और मिट्टी के तेल की बात करें तो शहद जो होगा सघन होगा और मिट्टी का तेल जो होगा वो विरल होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं सघन और विरल क्या है। तो जब विरल से सघन में जाएगी कोई भी प्रकाशिक किरण तो उसकी स्पीड सदैव कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ विरल से सघन में किरण आ रही है तो इसका वेग क्या हो गया, प्रकाश का कम हो गया, प्रकाश की चाल कम हो गई। आप जानते हैं एयर में आप बताते हैं 3 × 10⁸, लेकिन क्या वाटर में भी यही होगी, नहीं होगी। वहां इसकी चाल ये कम हो जाती है, यही कारण है कि ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब इसकी उल्टा प्रोसेस होती है कि अगर ऊपर हम कोई सघन माध्यम ले लें, वाटर जैसे है, और नीचे एयर ले लें, विरल माध्यम हो, तब इसके उल्टा प्रोसेस होगी कि जो ये रेज आ रही है ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। जाना ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से ऐसे दूर हट जाएगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर सघन में इसकी स्पीड कम थी और यहाँ जब विरल में ये आई है प्रकाश की किरण तो इसकी स्पीड बढ़ गई है। ठीक है, तो जिस माध्यम में जाने पर प्रकाश की स्पीड बढ़ जाएगी उसमें प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी, और जिस माध्यम में प्रवेश करने से उसकी स्पीड कम हो जाएगी उसमें प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। यहाँ पर क्या होगा, I is not equal to R, I is not equal to R, I is greater than R। यहाँ पर परावर्तन जैसे I और R बराबर नहीं होंगे। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। I यहाँ पर बड़ा होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये I है और ये R है, यहाँ पर R is greater than I होगा। ठीक है, जब सघन से विरल में आएगी तो आपका ये अपवर्तन कोण अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से किरण दूर हट जाएगी। इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। इक्वल किसमें होता था, परावर्तन में। तो इसमें अब हम क्या लिख सकते हैं कि जब प्रकाशिक किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यदि वह विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और प्रकाश की अपवर्तन के लिए जो मुख्य उत्तरदायी घटक होता है वो होता है प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना, अलग अलग होना। ये इतना आप लिख लें पहले। नेक्स्ट हेडलाइन आपकी है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए यहाँ पर एक नियम तो आप ऑलरेडी जो पढ़ते आए हैं परावर्तन में, वैसे आपको डिफाइन करना है। ये हो गई आपतित किरण, जानते हैं सभी।
ये आपतित किरण हुई, ये अपवर्तित किरण हुई, ठीक, और ये आपतन कोण हुआ, ये अपवर्तन कोण हुआ। ये किरण क्या बता रही है, सघन से विरल में इंटर कर रही कि विरल से सघन में? ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में इंटर कर रही है, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये हो गई आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब बोलना है, अभिलंब तो कहीं भी ये देखो हो सकता है ना, लेकिन ये वाले नहीं, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होने का मतलब ये नहीं एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से जा रही है, अभिलंब यहाँ से जा रहा है, ऐसा नहीं, सब क्या है, एक ही प्लेन में होते हैं। तो फर्स्ट रूल इसका क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए सेकेंड रूल क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, आपने परावर्तन में पढ़ा था I इक्वल टू R, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यहाँ इक्वल तो नहीं है, I इज नॉट इक्वल टू R, बट इसके जो साइन होता है उसका रेशियो इक्वल होता है, अर्थात आपतन कोण का साइन, अर्थात साइन को हम क्या कहते हैं हिंदी में, ज्या, आपतन कोण की ज्या अर्थात हुआ साइन I, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन R, इसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, ये नियत रहता है, ये नियतांक के बराबर होता है, जिसको हम n से या किसी बुक में आप म्यू से भी इसको लिखा हुआ पाएंगे, कोई डाउट नहीं। हाँ, आप म्यू से लिख सकते हैं या n से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड रूल क्या हो जाता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदा नियत रहता है, और ये जो रूल है इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल एक साइंटिस्ट है, इसे स्नेल का नियम भी हम कहते हैं, स्नेल का नियम। तो म्यू या एन किसी भी इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, यदि ये जो माध्यम जिसमें से किरण इंटर कर रही है, प्रकाशित किरण जिसमें से आ रही है, अगर इसको हम फर्स्ट मीडियम कह दें, और जिसमें प्रवेश कर रही है इसको हम सेकेंड मीडियम कह दें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन I अपान साइन R इक्वल टू 1n2। ये जो नियतांक n है इसको हम कहेंगे 1n2, और 1n2 को हम पढ़ेंगे क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको हम बोलेंगे, अर्थात हम कहेंगे ये पहला माध्यम 1 मान ले, दूसरा 2 मान ले, तो साइन I अपान साइन R इक्वल टू हो जाएगा 1n2, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। नोट में लिखिए इसको। नेक्स्ट हेडलाइन आपकी होगी प्रकाश किरणों के विक्रमणीयता का नियम। ये लाइट, इसका रिवर्सिबिलिटी लॉ क्या होता है कि देखिए, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मैंने बनाया है, जैसे आप इस डायरेक्शन में पहले लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, मान लीजिए आप टार्च से फोकस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये जो है, यदि इसको आपने विरल माध्यम मान रखा है, ये विरल माध्यम है और ये सघन है, तो प्रकाशित किरण ये अभिलंब की ओर झुक गई, ये यहाँ पर I हो गया और ये एंगल R हो गया, ये फर्स्ट मीडियम हो गया और ये सेकंड मीडियम हो गया। तो रिवर्सिबिलिटी लॉ ये होता है कि अगर आप टार्च को इस डायरेक्शन में फोकस करते हैं तो सघन माध्यम में लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में टार्च को फोकस कर देंगे तो लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब उसका रास्ता चेंज नहीं होगा। ये विक्रमणीयता का नियम होता है कि यदि हम अपवर्तित किरण को आपतित किरण बना दें, तो ये जो आपतित किरण थी अपने आप ही अपवर्तित किरण बन जाएगी। कहने का मतलब ये, टार्च को पहले इस सामने फोकस कर रहे थे, ये एयर है, ये वाटर है मान लीजिए, तो लाइट ऐसे जा रही थी इस डायरेक्शन से। अब अगर वाटर में यहाँ से हम टार्च को इस डायरेक्शन में फोकस करें तो लाइट जो जाएगी वो इसी रास्ते से होकर के जाएगी। तो विक्रमणीयता का नियम है क्या कि यदि हम दो माध्यमों में परस्पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण को बदल दें तो उनके रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं होता। कि हम अपवर्तित किरण को आपतित किरण बना दें
और इसको हम ये अपने आप अपवर्तित किरण बन जाएगी। तो सबसे पहली कंडीशन, जब फर्स्ट माध्यम में ये आपतित किरण है और सेकंड माध्यम में अपवर्तित किरण है, तो स्नेल का नियम जब हम लगाएंगे, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से यहां पर आप लिखेंगे साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1 and 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जब व्युत्क्रमणीयता का नियम लगाएंगे, व्युत्क्रमणीयता के नियमानुसार स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से अब क्या होगा, ये बन गई आपतित किरण और ये बन गई अपवर्तित किरण। समझ पा रहे हैं? तो अब ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन आर अपान साइन आई इक्वल टू, अब हो जाएगा 2n1, 2n1। हम यहाँ पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से जान लीजिए कि हम कहते हैं पहले माध्यम से दूसरे में किरण जा रही है, जिसमें आपतित किरण होती है उसके सापेक्ष बोलोगे और जिसमें अपवर्तित किरण होती है उसका अपवर्तनांक कहोगे। देखिए यहाँ पर आपतित किरण इस माध्यम में थी ना 1 वाले में, तो हमने कहा था 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर आपतित किरण किसमें है, 2 में, तो हम कहेंगे 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। ये चीजें न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्पफुल होंगी जब ये चीजें आपको पता होंगी। इट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर गुणा कर दीजिए तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा, साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई इक्वल टू 1 and 2 इंटू 2 and 1। अब ये साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, समझ पाए? तो इधर क्या बचेगा, 1 इक्वल टू 1 and 2 इंटू 2 and 1। तो अगर 1 and 2 को हम यहीं पर रखें, अगर हम 1 and 2 को यहीं पर रखें, 1 and 2 इसको यहां से हटाएं तो 1 अपान आ जाएगा 2 and 1। अर्थात आपका ये व्युत्क्रमणीयता का फार्मूला ये आप हाई स्कूल में पढ़े थे लेकिन निगमन नहीं किया था आपने। हाई स्कूल में ये फार्मूला आपने पढ़ा था ना, 1 and 2 इक्वल टू 1 अपान 2 and 1। अर्थात वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक दिया है तो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। अब मान लीजिए ये एयर होता और ये वाटर होता, तो यही फार्मूला किस फॉर्म में आ जाता कि एयर के सापेक्ष वाटर का, तो 1 अपान हो जाता वाटर के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, यदि इसको हम वाटर और एयर कह देते तो यह व्युत्क्रमणीयता का नियम होता है जो हाई स्कूल में आपने पढ़ा था, केवल उसका यहाँ पर निगमन भी करना था व्युत्क्रमणीयता के नियमानुसार। नेक्स्ट हेडलाइन आपका है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब निरपेक्ष मींस क्या, किसी के सापेक्ष नहीं, किसी के सापेक्ष नहीं मतलब अभी तक हम कहते थे एयर के सापेक्ष, अभी हमने जस्ट पहले बोला एयर के सापेक्ष वाटर का, उसको हमने लिखा ANW। अब किसी के सापेक्ष नहीं, किसी के सापेक्ष नहीं तो फिर होगा वहां क्या, कुछ नहीं, वैक्यूम, निर्वात। यहाँ पर क्या होना चाहिए, निर्वात। अर्थात अगर पहला माध्यम निर्वात हो जाए, यदि हम पहला माध्यम निर्वात ले लें तब किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर हम ज्ञात करते हैं तो इसके अपवर्तनांक को कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, अर्थात किसी के सापेक्ष नहीं। जब किसी के सापेक्ष नहीं अर्थात फर्स्ट मीडियम में कोई मीडियम है ही नहीं, जहां कोई मीडियम नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे, वैक्यूम कहेंगे, जहां पर डस्ट पार्टिकल्स, एयर और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो इसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, अर्थात ये स्वयं उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा
किसी पर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे देखिए अभी निर्वात से प्रकाशित किरण आ रही है वाटर में, देखिए इसका अपवर्तनांक का प्रभाव क्या पड़ रहा है कि अगर निर्वात से प्रकाशित किरण ये आ रही है तो मान लीजिए ये इस एंगल पे ऐसे मुड़ रही है क्योंकि विरल से सघन में आ रही है ना, तो अगर यहीं पर आप एयर ले लेते हैं तो इसका सीधा सा प्रभाव पड़ेगा, ये हो सकता है किरण यहाँ ना मुड़ करके किसी दूसरे रास्ते पर मुड़े। यहाँ पर आप किरोसिन ले लेते हैं, मिट्टी का तेल ले लेते हैं, तो हो सकता है ये किसी दूसरे एंगल पर मुड़े। तो अपवर्तनांक का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है कि आप फर्स्ट मीडियम में जो ले रहे हैं, मतलब किरण किस एंगल पर झुकेगी, ये किस पर डिपेंड करता है कि किरण आ किस माध्यम से रही है और किरण जा किस माध्यम में रही है। समझ रहे हैं? क्योंकि निर्वात से ले रहे हैं तो प्रकाशित किरण किसी दूसरे मार्ग से जा रही है अपवर्तित होने के पश्चात। अगर यहाँ पर एयर कर देंगे तो चूंकि एयर और निर्वात में ज्यादा अंतर नहीं माना जाता है, थोड़ा सा अंतर होता है निर्वात और वायु के अपवर्तनांक में, इस वजह से इनमें ज्यादा अंतर तो नहीं है। लेकिन नीचे अगर हम कांच ले लें, ग्लास ले लें और ऊपर हम वाटर कर लें, तो वाटर से जब ग्लास में आएगी तो अपवर्तन कोण कुछ और होगा, लेकिन अगर यहाँ निर्वात से ग्लास में आएगी तो अपवर्तन कोण काफी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अपवर्तित किरण का रास्ता किस पर डिपेंड कर रहा है? आपतन कोण के माध्यम पर, आपतन कोण के माध्यम पर। तो इसलिए आपतन कोण का माध्यम अगर हम बिल्कुल हटा देते हैं तो ये जो अपवर्तनांक निकल के आएगा इसका, ये किसी के सापेक्ष नहीं है, ये स्वयं वाटर का है, स्वयं ग्लास का है, जो भी माध्यम नीचे लिया गया होगा। तो ऐसा नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सब कुछ मेन है। मान लीजिए कि अपवर्तन की घटना में अगर मेन पार्ट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल, जो भी पदार्थ आप ले रहे हैं, कोई मीडियम ले रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक क्या प्रकाश की चाल, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन तो हर एक चीज की आप रट लें, बहुत सी सरल होती है, लेकिन उसके बारे में डीपली समझना, ये रियल में है क्या, ये आपको जानना चाहिए। तो परिभाषा तो यही है, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब किसी के सापेक्ष नहीं तो यहाँ सापेक्ष का स्थान क्या हो गया? खाली। अर्थात हम क्या कहेंगे? वाटर का जो है अपवर्तनांक कहेंगे। नीचे ग्लास होगा तो हम कहेंगे ग्लास का अपवर्तनांक, किसी के सापेक्ष नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट कहेंगे वाटर का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक, शहद का अपवर्तनांक, जिसका भी होगा। ठीक है, लिखिए निर्वात के सापेक्ष। अब यहाँ पर कुछ और फार्मूले आपको यूज करने होंगे, जैसे कि ANG, या हमने यहाँ पर ले रखा है WNG। तो ये क्या लिखा है? वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो ये बराबर होता है ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपॉन वाटर का निरपेक्ष अपवर्तनांक। आपने देखो जिसके सापेक्ष का आपने कहा वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष बोला है इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक नीचे होगा, और जिसका अपवर्तनांक कहा है इसका अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर होगा। तो ये फार्मूला यहाँ पर वाटर के सापेक्ष ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो होगा ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे वाटर का निरपेक्ष। ये ध्यान रखना, उल्टा नहीं करना, ये नहीं जो पहले है वो ऊपर होगा, जो पहले है ये नीचे होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक है इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, हमने कहा निरपेक्ष अपवर्तनांक जो निर्वात के सापेक्ष होता है, वायु के सापेक्ष भी लगभग अपवर्तनांक उतना ही होता है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर आप एयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एयर और जो ये वैक्यूम है इसके बीच जो अपवर्तनांक होता है इसमें अंतर बहुत कम है, जिसको हम नगण्य मान सकते हैं। इस वजह से यहाँ ए भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, अर्थात एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक इज अबाउट इक्वल टू NG, टेंस टू NG। मतलब इसका इस साइन को हम कहेंगे टेंस टू मींस अग्रसर है, लगभग इसके इक्वल है, या आप लगभग का साइन लगा देंगे यहाँ पर, दोनों में ये साइन लगा देंगे कि आप तुलना कर सकते हैं, लगभग दोनों का मान क्या है? बराबर होता है, बट बिल्कुल इक्वल नहीं होता है। फिजिक्स में हमको माइक्रोन एंगस्ट्रॉम में भी अंतर होता है, तो उसको भी शो करना पड़ता है। तो बिल्कुल इक्वल नहीं, लेकिन कैलकुलेशन में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला और लिखेंगे। नेक्स्ट हेडलाइन आपकी होगी क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल। देखिए यदि हम यहाँ पर सघन माध्यम लेते हैं, ऊपर सघन माध्यम लें और नीचे ये विरल माध्यम लें, तो आप जानते हैं कि प्रकाशिक किरण जो भी आपतित होती है ये अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है ना। I का मान यहाँ पर कम है और R का मान ज्यादा होता है। तो यदि हम ये आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं, आपतन कोण का मान हम बढ़ाते चले जाएं,
तो एक हमको आपतन कोण ऐसा यहाँ पर प्राप्त होगा कि ये किरण अपवर्तित किरण जो होगी वो ऊपर बढ़ते बढ़ते फिर चली जाएगी 90 डिग्री पर। ये अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अर्थात यदि हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण को इंटर कराते हैं तो हम जानते हैं विरल माध्यम में किरण अभिलंब से दूर हटती चली जाती है। तो यहाँ पर आपको जब ये कोण बढ़ाते जाएंगे, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, तो एक एंगल आपको ऐसा प्राप्त होगा जिस पर कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी एंगल को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहेंगे। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण, कौन सा, वह सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिस पर कि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण क्या है? ये एंगल क्रांतिक कोण है। तो क्रांतिक कोण की डेफिनेशन क्या होगी कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण कि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कौन कहा जाएगा? आपतन कोण, ये वाला, ये आपतन कोण होगा। और ये जो आप क्रांतिक कोण का मान होगा ये सदैव 90 डिग्री से कम ही रहेगा। आप जानते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो यहाँ किरण दूर हटती चली जाती है, तो ये क्रांतिक कोण सदैव 90 डिग्री से कम ही माना आएगा। ये भी विशेष बात है कि क्रांतिक कोण का मान हो सकता है 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री के इक्वल। अगर क्रांतिक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो ये किरण उठ करके उसी माध्यम में चली जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अभी क्रांतिक कोण बना था, फिर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो ये आपका क्रांतिक कोण सी है और शेष टाइम आपका ज्यादा हो जाएगा, इसके बारे में लिखेंगे।